नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश मेहरिया भारतीय संविधान की संपूर्ण श्रृंखला में आज एक नया टॉपिक अनुसूची 5 लेकर हाजिर हूं। तो आज हम अनुसूची 5 के बारे में बात करने वाले हैं। अनुसूची 5 यदि हम बात करें तो अनुसूची 5 अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में प्रावधान करती है। इससे संबंधित यदि हम समझें, सामान्य परिदृश्य में मैं आपको एक साधारण शब्दों में अगर मैं कहूं, यानी कि भारत देश आज़ाद होने के बाद कुछ जातियां या कुछ क्षेत्र ऐसे रह गए जिनका पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाया और वे एक आम जो लोग होते हैं, जैसे हम शहरी लोग होते हैं, तो हमारे साथ पूर्ण रूप से घुल मिल नहीं सके और उनका संपूर्ण विकास संभव नहीं हो सका। इस कारण वो एक पिछड़े तबके में पीछे रह गए और इन्हीं के उत्थान को दृष्टिगोचर रखते हुए उस समय भारतीय संविधान में अनुसूची 5 और अनुसूची 6 का प्रावधान किया था। अनुसूची 5 यदि हम बात करें तो 4 राज्यों को छोड़कर असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, इनका जो अलग से प्रावधान किए गए हैं वो अनुसूची 6 में किए गए हैं। इनको छोड़कर बाकी सभी राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध अनुसूची 5 में किया गया है। अर्थात जितने भी हमारे अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन होगा और उनके नियंत्रण से संबंधित जितने भी प्रावधान होंगे, जितने भी अधिनियम होंगे, जितने भी कानून बनाए गए हैं, उन सभी का उल्लेख भारतीय संविधान की अनुसूची 5 में किया गया है दोस्तों। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 244(1). देखो, अनुसूची 5 का संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है, तो हमारा आंसर होगा अनुच्छेद 244(1). अब आप कहोगे सर इसमें क्या लिखा गया है? देखो, सिर्फ 3 लाइन लिखी गई है। क्या लिखा गया है कि अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में प्रावधान अनुसूची 5 में किए गए हैं। समझ गए? कहां किए गए हैं? 5 में किए गए। ये कहां लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है अनुच्छेद 244(1) के अंदर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में यदि हम अनुसूची 5 को मोटे तौर पर देखें तो अनुसूची 5 को मोटे तौर पर 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। अनुसूची 5 को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। कौन कौन से? भाग क साधारण, भाग ख अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का नियंत्रण एवं प्रशासन। ठीक है, तो यानी कि पहले में साधारण, दूसरे में क्या बताया गया? प्रशासन और नियंत्रण। तीसरे में कहा गया है अनुसूचित क्षेत्र, यानी कि भाग ग ये कहता है कौन सा क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र होगा, कौन सा नहीं होगा, कौन अनुसूचित क्षेत्र घोषित करेगा, इस संबंध में प्रावधान किया गया है। अगला है भाग ख, अनुसूची 5 में संशोधन, यानी कि सबसे आखिरी में कि अनुसूची 5 में जो संशोधन होंगे वे किस प्रकार होंगे, वो अनुच्छेद 368 के अधीन संशोधन नहीं समझे जाएंगे। इस प्रकार का यहां पर प्रावधान किया गया है। अनुसूचित क्षेत्र कौन सा होगा, कौन सा नहीं होगा, इस बात का निर्धारण भारत के राष्ट्रपति करते हैं, यानी कि उन्हीं के द्वारा निर्धारित किया जाता है कौन सा क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र में शामिल होगा और कौन सा नहीं होगा। इसके बारे में हम काफी विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो हम पहले भाग क को हम देख लें। भाग क में निर्वचन, पहला पॉइंट है निर्वचन, यानी कि व्याख्या की गई है, बताया गया है कि भाई ये प्रावधान कहां लागू होंगे, अनुसूची 5 कहां लागू होगी। तो देखिए, अनुसूची 5 के प्रावधान 4 राज्यों पर लागू नहीं होते हैं, अर्थात 4 राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों पर समान रूप से प्रभावी होंगे। जो इस अनुसूची के अंतर्गत जो क्षेत्र शामिल होंगे, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों जो शामिल होंगी, उनके बारे में बताया गया है कि उन पर जो प्रावधान होंगे वो सारे किसके लागू होंगे? अनुसूची 5 के। कौन से राज्य नहीं है? जैसा मैंने बताया, असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, इसके लिए अलग से अनुसूची 6 का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो उसको हम अनुसूची 6 में पढ़ेंगे। अब दूसरी चीज, अनुसूची 5 के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उसके अनुसूचित क्षेत्रों पर होगा। दूसरा पॉइंट जो कह रहा है, ये साफ साफ इस बार इस ओर इशारा कर रहा है कि अनुसूची 5 के अनुसार किसी भी राज्य की कार्यपालिका शक्ति
यानी कि जो किसी राज्य की एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं, किसी कानून को प्रभावी करने की, लागू करने की जो पावर्स होती हैं, किसी क्षेत्र पर शासन करने की जो पावर्स होती हैं, वो पावर्स उसी स्टेट में निहित होंगी। मान लीजिए हमारे राजस्थान का कोई क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र है और उस पर सीधे केंद्र सरकार का शासन नहीं होगा, वहां पर किसका होगा? हमारे स्टेट का शासन है, क्योंकि हमारे राज्य के अंतर्गत वो क्षेत्र आता है। तो उस क्षेत्र पर हमारे राज्य की यानी कि राजस्थान सरकार की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होगा, यानी कि हमारे द्वारा बनाए गए नियम कानून वगैरह वहां पर भी प्रभावी होंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अनुसूची 5 की स्पेशल प्रोविजंस विशेष तौर पर वहां लागू होते हैं, अर्थात जो भी मशीनरी है वो सब किसकी होगी? हमारी होगी। यानी कि जिला कलेक्टर भी हमारे उस जिले में बैठेगा तो वो हमारा है, ठीक है। एक स्टेट उसे सैलरी देता है, सारे काम करता है। तहसील होगी, तहसीलदार होगा, जितने भी हमारे यहाँ जो प्रशासनिक जो ढांचा होता है सेम वो वहां पर अप्लाई होगा, ठीक है। आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद में हम बात करें आगे, तीसरा प्रावधान काफी महत्वपूर्ण है। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा प्रतिवेदन अर्थात देखो दोस्तों, यहां इस प्रतिवेदन का मतलब है रिपोर्ट, यानी कि प्रत्येक साल प्रतिवर्ष इन क्षेत्रों के संबंध में प्रत्येक राज्य का राज्यपाल जिसमें अनुसूचित क्षेत्र है, ठीक है। कौन सा राज्यपाल? जिस राज्य में अनुसूचित क्षेत्र होंगे, यानी कि जहां पर ये जो क्षेत्र होंगे उसी राज्य का राज्यपाल तो प्रदान करेगा। भाई ऐसा कोई राज्य जहां पर अनुसूचित क्षेत्र है ही नहीं, तो राज्यपाल किसके संबंध में प्रतिवेदन देगा, किसके संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा? किसी के संबंध में नहीं करेगा ना, वहां किसके संबंध में करना उसको? इसके संबंध में। यानी कि जिस राज्य में, यानी कि वर्तमान में 10 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र हैं और इस अनुसूचित क्षेत्रों में हमारे जो 10 राज्यों के राज्यपाल हैं वो प्रतिवर्ष या जब भी राष्ट्रपति ऐसी अपेक्षा करता है तो क्या करते हैं, उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देते हैं, अर्थात एक रिपोर्ट तैयार करते हैं कि इन अनुसूचित क्षेत्रों का जो कहते हैं विकास किस स्तर से हो रहा है, किस गति से चल रहा है, किस प्रकार की योजनाओं का क्रियान्वयन पूर्ण हुआ है, किसका नहीं हुआ है, कितना पैसा खर्च हुआ है, लोगों में किस प्रकार के चेंजेज हैं, वहाँ का जो हम कहें लिंगानुपात क्या है, वहाँ की जो है एजुकेशन स्तर क्या है, कितने लोगों को रोजगार मिल पाया, कितने लोगों को रोजगार नहीं मिल पाया, ठीक है। यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर अनेक योजनाएं इस क्षेत्र में चलाती है जिससे यहाँ के लोगों का विकास हो सके, संपूर्ण विकास हो सके और यहाँ के लोग हमारी जो आम जनजीवन हमारा जो है उससे जुड़ सके हैं। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई है कि अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में प्रतिवेदन कौन देता है? राज्यपाल। कौन देगा? राज्यपाल। किसे देगा? राष्ट्रपति को। कब देगा? पहली बात प्रतिवर्ष, हर साल देगा, या जब भी राष्ट्रपति ऐसी अपेक्षा करे। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, सीधा ही पूछ लेता है कि अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में राज्यपाल द्वारा प्रतिवेदन दिया जाता है प्रतिवर्ष, जब राष्ट्रपति अपेक्षा करे तब, प्रति 2 वर्ष पर, फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, और फिर नीचे लिखा होगा 1 2 1 2 3, ठीक है। प्रतिवर्ष या जब भी राष्ट्रपति ऐसी अपेक्षा करे कि भाई मुझे इसके बारे में सूचना चाहिए तो देना ही पड़ता है, ठीक है। इसके बाद में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राज्यों के उक्त क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में निर्देश देने तक होगा। मैंने क्या कहा? डायरेक्ट शासन तो कौन करेगा? राज्य। लेकिन यहां पे एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो ध्यान देने योग्य है और याद रखने वाली है कि डायरेक्शंस कौन देगा। यदि अगर हम बात करें कि भाई जो संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है, संघ सरकार है, वो ऐसे राज्यों के प्रशासन के संबंध में डायरेक्शंस प्रदान करेगी, निर्देशन प्रदान करेगी कि यहाँ पे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर विशेष रूप से गाइडलाइन जारी की जाती है। उस गाइडलाइन को फॉलो कौन करेगा? उस गाइडलाइन को उस राज्य की सरकार की कार्यपालिका शक्ति द्वारा फॉलो किया जाएगा। तो दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ वर्तमान में कितने जो हैं राज्य हैं अनुसूची 5 के अंतर्गत 10,
देखिए मैं उनको एक डायग्राम के माध्यम से समझा देता हूँ यहीं पे, वरना आपके थोड़ा सा क्या है दिमाग में चलता रहेगा कि कौन से 10 राज्य हैं। देखो राशि, मैं आपको बता दूं यहां का जो ये क्षेत्र है इस प्रकार से, मतलब थोड़ा सा इस प्रकार से ये जो क्षेत्र है, और इस प्रकार से यहां पे जो ये क्षेत्र है, ये जो सारा क्षेत्र है, ये आपको हकीकत में बताऊं अगर आप मैप में देखोगे तो पूरा का पूरा अनुसूची 5 के अंतर्गत आता है। और एक यहां वाला एरिया, यहां क्या है, हिमाचल प्रदेश, क्या है, हिमाचल प्रदेश। तो उत्तर से हम चलें तो सबसे पहला राज्य कौन सा, हिमाचल प्रदेश। इसके बाद में यदि आप बात करोगे तो राजस्थान, राजस्थान के इधर में, इधर अगर आप बात करोगे तो एमपी, एमपी के बाद में बात करोगे तो छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाद में बात करोगे तो उड़ीसा, ठीक है। और उड़ीसा, ये छत्तीसगढ़ के ऊपर क्या होगा, झारखंड, क्या होगा, झारखंड, ठीक है। इधर नीचे आओगे तो इधर तो हो गया आंध्र प्रदेश जिसको हम कहें, और इधर हो गया तेलंगाना। यहां आप अगर आओगे तो यहां हो गया गुजरात, और यहां हो गया महाराष्ट्र। देखो दोस्तों, यही राज्य हैं, इसको याद करने का एक सबसे बेहतरीन तरीका है, आप जैसे हम ज्योग्राफी में मैप से सारी चीजें याद करते हैं, तो पॉलिटी में भी मैप बहुत काम आता है। एक बात याद रखें, आप हमेशा एक मैप रखें, और पॉलिटी में ऐसे कुछ क्षेत्र हैं यदि आपने उनको मैप में ड्रॉ कर लिया है और एक बार मैप के माध्यम से समझ लिया है, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आप एग्जाम में कभी भी इस प्रकार के सवालों को गलत नहीं करेंगे, ठीक है। आपको एक एक कंसेप्ट समझ में आएगा। तो यहां हम बात करें तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितने स्टेट हो गए, 10 स्टेट हो गए। यानी कि इन 10 राज्यों में वर्तमान में अनुसूची 5 के अनुसार जो अनुसूचित क्षेत्र हैं वहां का प्रशासन संचालित होता है दोस्तों, ठीक है। अब इसके बाद में हम आगे बात करेंगे भाग है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का नियंत्रण एवं प्रशासन। तो आप फटाफट से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर अपनी नोटबुक में, जो लोग नोटबुक में, फटाफट इसको उतार लीजिए पॉज करके जल्दी से, ताकि मैं भाग ख के बारे में आगे बात करूं। तो अब हम बात करने वाले हैं अनुसूची 5 के भाग ख की, ठीक है। जो सीधा अनुसूचित जो जनजातीय क्षेत्र हैं, अनुसूचित क्षेत्र हैं और जनजातियां हैं, उनके प्रशासन के बारे में प्रावधान करता है, उनके नियंत्रण के बारे में प्रावधान करता है, ठीक है। तो इसको हम समझते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमारा जो 3 पॉइंट हम पहले पढ़ चुके, चौथा पॉइंट है उसमें सीधा लिखा है जनजातीय सलाहकार परिषद, यानी कि प्रत्येक राज्य में जिसमें अनुसूचित क्षेत्र हैं वहाँ पर एक जनजातीय सलाहकार परिषद होगी। इसी के बाद अगर हम बात करें, यदि राष्ट्रपति निर्देश दे, यानी कि राष्ट्रपति यदि ऐसा निर्देश देता है तो किसी ऐसे राज्य में भी जिसमें अनुसूचित जातियां हैं लेकिन अनुसूचित क्षेत्र नहीं है, याद रखना दोस्तों, यानी कि प्रत्येक राज्य जिसमें अनुसूचित क्षेत्र हैं वहां तो जनजातीय सलाहकार परिषद होगी ही होगी, लेकिन राष्ट्रपति जब निर्देश देगा तब ऐसे क्षेत्र में भी हो सकती है कि जहां अनुसूचित जातियां तो हैं लेकिन अनुसूचित क्षेत्र उसे घोषित नहीं किया गया है, ठीक है। अब इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। ऐसे क्षेत्रों में एक जनजातीय सलाहकार परिषद स्थापित की जाएगी, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। सदस्य संख्या, यानी कि हम बात करें सदस्य संरचना कैसी होगी, इसमें अधिकतम 20 सदस्य होंगे। कितने सदस्य होंगे, 20 सदस्य, और उन 20 सदस्यों में से 3/4 सदस्य जो हैं राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि जो चुनकर आ चुके हैं ऑलरेडी। मान लीजिए हमारा राजस्थान है और राजस्थान में एक अनुसूचित क्षेत्र है, तो वहां हमें एक जनजातीय सलाहकार परिषद की स्थापना करनी है। तो राजस्थान विधानसभा में जितने एमएलए आए हैं उन एमएलए में से जितने एमएलए आए हैं उन एमएलए में से 3/4 यदि अनुसूचित जनजाति के हैं या अधिक हैं तो उनमें से 3/4 सदस्य, यानी कि लगभग 15, 3/4 कितना हो जाएगा, 15 एमएलए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति से संबंधित जो एमएलए होंगे उनको हम क्या करेंगे,
इसका सदस्य बनाएंगे। यहां प्रावधान किया गया वो सीधे किसके सदस्य होंगे, इसके। हालांकि इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। जिन 15, मान लो 30 हो गए, 50 हो गए, अब 30 में से समस्या हो जाएगी ना, किसको लेना है किसको नहीं लेना, तो इसका निर्धारण कौन करेगा, राज्यपाल। हम अगले पॉइंट में अभी बात करेंगे, इसके जो अगला पॉइंट होगा उसमें हम इसके संबंध में बात करेंगे, अध्यक्ष के बारे में, सभी के बारे में, राज्यपाल द्वारा। तो यहां हमें यह समझना है कि 20 में से 3/4 यानी कि 15 सदस्य जो होंगे अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि होंगे, जो ऑलरेडी विधानसभा में चुनकर आ चुके हैं। ठीक है। इसके बाद में यदि राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों की प्रतिनिधियों की संख्या कम हो गई तो ऐसा भी तो हो सकता है ना। मान लो हमने राजस्थान में जैसा ही कहा कि साहब हमें 15 की रिक्वायरमेंट है, 10 ही चुनकर आए, अब फिर क्या होगा, तब शेष स्थान उन जनजातियों के अन्य सदस्यों द्वारा भरे जाएंगे। यानी कि पर्टिकुलर उस क्षेत्र विशेष से कुछ कैंडिडेट होंगे तो उनके द्वारा ये जो जितने भी सीट्स हैं उनको फिल किया जाएगा, फुल किया जाएगा। ठीक है दोस्तों। आगे अब जनजातीय सलाहकार परिषद के कर्तव्य क्या होंगे, हम एक तरीके से कह सकते हैं इसका काम क्या होगा, ये काम क्या करेगी। तो इसका काम होगा उस राज्य की अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उन्नति के संबंध में ऐसे विषयों पर सलाह दे जो उसको राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट किए जाएं। यानी कि किसके संबंध में, अनुसूचित जनजातियों, क्योंकि प्रत्येक राज्य जहां अनुसूचित क्षेत्र है, अनुसूचित क्षेत्र में क्या निवास करेंगी, अनुसूचित जनजातियां, तो किसके कल्याण के उन्नति के संबंध में देगी, अनुसूचित जनजातियों के। बेसिक सी बात है, हम हमारे फायदे की बात सोचेंगे तो ये भी अपने फायदे की बात सोचेगी। लेकिन किन विषयों पर, जो राज्यपाल निर्दिष्ट करे, याद रखना। यानी कि राज्यपाल इसको विषय सौंपेगा कि भाई आप इस पे रिसर्च करें, मंथन करें कि इन विषयों पर और किस प्रकार से कल्याण और उन्नति की जा सकती है। तो ये उन विषयों पर अपने जो सुझाव हैं वो किसे सौंपेंगे, राज्यपाल महोदय को वो अपने ये सुझाव सौंपेंगे। तो देखिए दोस्तों, फटाफट इसको उतार लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट नंबर जो इसमें तीसरा 4 हो गया, 5वां होगा अब। तो दोस्तों उतार लिया आपने। अब देखिए, अभी हमने चौथा हम पैरा पढ़ रहे थे, चौथे का तीसरा पैरा हमारा रह गया था। ठीक है, जनजातीय सलाहकार परिषद की हमने बात की थी, यानी कि प्रत्येक अनुसूचित क्षेत्र में उसकी स्थापना होगी। ऐसे क्षेत्र जहां अनुसूचित क्षेत्र नहीं है लेकिन अनुसूचित जनजातियां हैं तो राष्ट्रपति के निर्देश द्वारा वहां भी जनजातीय सलाहकार परिषद की स्थापना की जा सकती है। लेकिन यहां जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इसमें यदि अभी हमने जो पूरा पैरा पढ़ा, चौथा पैरा जो पढ़ा हमने, उसमें हम बात करें राज्यपाल परिषद के सदस्यों की संख्या को, परिषद के अध्यक्ष को, परिषद के अधिकारियों को, परिषद के सेवकों की नियुक्ति की रीति को, ठीक है, परिषद के अधिवेशनों के संचालन तथा साधारणतया परिषद की प्रक्रिया को, अन्य सभी आनुषांगिक विषयों को यथास्थिति विहित या विनियमित करने के लिए नियम बना सकेगा। साधारण शब्दों में कहूं दोस्तों तो ये संवैधानिक लैंग्वेज है, और मैं आपको सीधे तौर पे कह दूं कि भाई राज्यपाल के पास ये पावर होगी कि वो जो है विधान परिषद के संबंध में नियम बना सकता है। जो हमारी जनजातीय सलाहकार परिषद है उसके संबंध में नियम बना सकता है। क्या नियम बना सकता है? उसकी सदस्य संख्या के संबंध में नियम बना सकता है। ठीक है, हमने 3/4 सदस्य जो हमने मनोनीत पढ़े, उसके बाद में और बाकी कहां से होंगे, कैसे होंगे, इसके संबंध में। दूसरी चीज, परिषद के अध्यक्ष के संबंध में, यानी कि परिषद का जो अध्यक्ष होगा उसका चुनाव किस प्रक्रिया से होगा, उसका निर्वाचन किस प्रक्रिया से होगा, इसका निर्धारण कर सकता है। परिषद के अधिकारियों को, यानी कि जो जनजातीय सलाहकार परिषद में जो अधिकारी काम करेंगे उनका जो कार्यकाल क्या होगा, वो अधिकारी किस स्वरूप से नियुक्त होकर आएंगे, कितने समय के लिए आएंगे, किस प्रकार से काम करेंगे, किस इस स्तर के अधिकारी होंगे, किस रैंक के अधिकारी होंगे, इन सभी का निर्धारण कौन करेगा? राज्यपाल। परिषद के सेवकों की नियुक्ति की रीति, यानी कि जनजातीय सलाहकार परिषद में स्थायी सेवकों की हमें नियुक्ति करनी होती है। मान लीजिए जो सी और डी ग्रुप के जो कर्मचारी होते हैं, मान लीजिए जनजातीय सलाहकार परिषद को प्रोटेक्शन प्रदान करनी है, तो क्या हमें डायरेक्ट भर्ती करनी है या संबंधित राज्य सरकार से जो है हमें सेवाएं लेनी है, यानी कि जो वहाँ जो सरकारी सेवा में व्यक्ति लगे हुए हैं उन्हीं को हम डेपुटेशन पर, प्रतिनियुक्ति पर हम जो है यहाँ पर काम में ले सकते हैं।
ठीक है। तो इस प्रकार के अनेक प्रावधान करने का अधिकार किसको दिया गया है? संबंधित राज्य के राज्यपाल को प्रदान किया गया है। आगे बात करें परिषद के, जनजातीय सलाहकार परिषद के अधिवेशनों के संचालन, यानी कि उस परिषद का संचालन कैसे होगा और उसकी परिषद के संचालन की जो प्रक्रिया होगी उसके संबंध में भी नियम और विनियम कौन बनाएगा? राज्यपाल के द्वारा इसका निर्धारण किया जाएगा दोस्तों। अब हम आगे बात करें अन्य सभी आनुषंगिक विषयों को यथास्थिति विहित या विनियमित करने के लिए नियम बना सकेगा। तो अन्य सभी यानी कि अन्य जो और भी विषय बच गए जिसके बारे में राज्यपाल को लगता है कि इसके संबंध में मुझे नियम बनाना चाहिए तो वो बना सकता है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम जो है अनुच्छेद चौथा पार्ट है ये कंप्लीट हो चुका है। अब भाग है के अंदर हम जो है 5वां पॉइंट की बात हम करेंगे। तो आपने भाग पॉइंट 4 कंप्लीट कर लिया। अब भाग ख के अंदर हम 5वां पॉइंट की बात कर रहे हैं, अनुसूचित क्षेत्रों को लागू विधि, अर्थात अनुसूचित क्षेत्रों पर जो विधियां लागू होते हैं उनके संबंध में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो संविधान की किसी बात के होते हुए भी, यानी कि संविधान में कहीं भी कोई भी प्रावधान किया गया है, उस प्रावधान के होते हुए भी राज्यपाल लोक अधिसूचना के द्वारा निर्देश दे सकेगा कि संसद या उस राज्य विधानमंडल का कोई भी विशिष्ट अधिनियम उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्र या उसके किसी भाग पर लागू नहीं होगा। यानी कि यहाँ पर अल्टीमेटली जो हम कहें इसके अंदर सबसे पहले तो राज्यपाल को परमिशन दी गई है कि राज्यपाल संसद कोई एक्ट बनाए या हम बात करें राज्य विधानमंडल कोई एक्ट बनाए, उस एक्ट को लागू करने से मना कर सकता है। यदि कहीं पे कोई भी प्रावधान कर रखा हो, राज्यपाल को यहाँ पावर दी गई है कि वो मना कर सकता है कि भाई ये जो एक्ट है ये इस पर्टिकुलर क्षेत्र पर लागू नहीं होगा, और यदि लागू होगा तो किस फॉर्मेट में होगा, अथवा उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्र या उसके किसी भाग को ऐसे अपवादों और उपांतरों के अधीन रहते हुए लागू होगा। समझ में आया? यानी कि उसके जो एक्ट है उसके फॉर्मेटिक में कुछ प्रावधान लागू होंगे, कुछ नहीं होंगे। ऐसा प्रावधान कौन कर सकता है? राज्यपाल कर सकता है दोस्तों। अब इसके बाद में हम यहां आगे बात करें, देखिए राज्यपाल राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के शांति और सुशासन के लिए विनियम बना सकेगा या बनाएगा। यानी कि राज्यपाल को ये पावर दी गई है कि किसी भी अनुसूचित क्षेत्र के लिए शांति और सुशासन के लिए वो नियमावली बना सकता है, अलग से नियम बना सकता है, जिससे उस क्षेत्र में शांति और सुशासन यानी कि जो प्रशासनिक ढांचा है वो अच्छी तरीके से वहां पर विकसित किया जा सके, शासन को सही रूप से संचालित किया जा सके। अगला जो पॉइंट है, राज्यपाल संसद के या राज्य विधानमंडल के अधिनियम का या किसी विद्यमान विधि का जो अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू है का निरसन व संशोधन कर सकेगा। दोबारा देखिए, संसद ने या राज्य विधानमंडल ने कोई एक्ट बनाया, कोई कानून बनाया, कोई विधि बनाई और किसी अनुसूचित क्षेत्र पर वो लागू है, या पहले से कोई एक्ट या विधि या कानून लागू है, तो उसमें राज्यपाल क्या कर सकता है? संशोधन कर सकता है और उसे समाप्त भी कर सकता है। ये पावर भी किसे दी गई है? गवर्नर यानी कि राज्यपाल को दी गई है। इसके बाद में हम बात करें, राज्यपाल द्वारा बनाए गए सभी विनियम राष्ट्रपति के समक्ष तुरंत प्रस्तुत किए जाएंगे। देखिए, काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट यहां पर आपके सामने आ गया है जो आपको काफी ध्यान देने योग्य है। राज्यपाल को सारी चीजें तो पावर्स तो दे दी, लेकिन उसके बाद में क्या कहा कि वो ऐसा कुछ भी करने से पहले जो भी अधिसूचना जारी करेगा, यानी कि उसके द्वारा जितने भी नियम बना जाएंगे वो पहले किसके समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे? राष्ट्रपति के समक्ष। जब तक राष्ट्रपति उन पर अनुमति नहीं देता है तब तक उनका कोई प्रभाव नहीं होगा। यानी कि एक तरीके से हम ये कहें, ये चेक पोस्ट लगा दिया है, यहां से राष्ट्रपति के द्वारा अप्रूवल के बाद में ही राज्यपाल को जो अल्टीमेट पावर्स दी गई हैं वो प्रभावी होंगी। समझ गए? राष्ट्रपति से अनुमति लेना आवश्यक है। आगे, राज्यपाल जनजातीय सलाहकार परिषद के बिना परामर्श किए कोई भी नियम नहीं बनाएगा। दूसरी चीज,
राज्यपाल को पावर्स दी, लेकिन आपको पता है पॉइंट 4 और 5 में 2 प्रावधान कर दिए यहीं पे। और क्या कह दिया कि जनजातीय सलाहकार परिषद की सलाह से, परामर्श से ही राज्यपाल नियम बनाएगा, और जो नियम बनाएगा उनको परमिशन के लिए भारत के राष्ट्रपति के पास भेजेगा। राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति अनुमति देगा तभी वो प्रभाव में आएंगे, एक्टिव होंगे, अन्यथा उनका कोई प्रभाव नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा, क्लियर हो गया होगा। फटाफट से आप इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे हम जो है अब भाग ग के बारे में बात करने वाले हैं, जो हमारा अनुसूचित क्षेत्र है। अनुसूची 5 का भाग ग, अनुसूचित क्षेत्र, यानी कि कौन सा क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र होगा और नहीं होगा, इस बात का निर्धारण कौन करता है। देखिए, इस बात का निर्धारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, लेकिन इसमें भी कुछ अलग अलग प्रावधान हैं जिनको हम सभी को आइए समझते हैं। देखिए, संविधान में अनुसूचित क्षेत्र वे क्षेत्र हैं, अनुसूचित क्षेत्र वे क्षेत्र हैं, कौन से क्षेत्र हैं, जिन्हें राष्ट्रपति आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित करते हैं। यानी कि किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र का दर्जा किसके द्वारा दिया जाता है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। हमारे सामने एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, साधारण सा सवाल किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है कि किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र का दर्जा कौन प्रदान करता है या किसके द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन में सबसे पहले होता है संसद, राज्य विधान, संबंधित राज्य विधानमंडल, फिर होता है राष्ट्रपति, फिर होता है संबंधित राज्य के राज्यपाल। हम यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें याद रखना है किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का, जो दर्जा प्रदान करने का अधिकार केवल और केवल भारत के राष्ट्रपति को ही है। ठीक है, आगे, राष्ट्रपति किसी भी समय आदेश द्वारा संपूर्ण, देखो राष्ट्रपति जब भी आदेश जारी करेगा तो किस किस प्रकार के आदेश हो सकते हैं। देखिए, संपूर्ण अनुसूचित क्षेत्र या उसका कोई भाग अनुसूचित क्षेत्र नहीं रहेगा। यानी कि राष्ट्रपति किसी भी अनुसूचित क्षेत्र को पूर्णतः उसका अनुसूचित क्षेत्र का दर्जा समाप्त कर सकता है। पर्टिकुलर उसके किसी एरिया का, मान लीजिए ये एक पूरा अनुसूचित क्षेत्र है, तो राष्ट्रपति इसमें से केवल इतने से भाग का, जो अनुसूचित क्षेत्र का जो दर्जा है, उसे समाप्त कर सकता है, बाहर कर सकता है, और वो चाहे तो इस संपूर्ण क्षेत्र को भी जो है अनुसूचित क्षेत्र के दर्जे से बाहर कर सकता है। अगली चीज, राष्ट्रपति किसी राज्य के किसी अनुसूचित क्षेत्र में उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात बढ़ा सकेगा। अब सपोज करो पर्टिकुलर ये हमारा, जैसे मान लो ये पूरा राजस्थान राज्य है इस प्रकार से, और इसमें हमारा ये एक अनुसूचित क्षेत्र है, तो इसमें जब भी जो हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं वो चाहेंगे कि इस अनुसूचित क्षेत्र के क्षेत्र को बढ़ाया जाए, यानी कि इसके एरिया में विस्तार किया जाए, और विस्तार करने के लिए संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श किया जाएगा। उससे संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के बाद ही इस क्षेत्र में विस्तार किया जाएगा। यानी कि राजस्थान में जो अनुसूचित क्षेत्र हैं उनमें विस्तार करने के लिए यहाँ के राज्यपाल से परामर्श किया जाएगा। अब इसके बाद में हम यदि आगे बात करें तो अगला जो प्रावधान है, देखिए, राष्ट्रपति किसी अनुसूचित क्षेत्र में केवल सीमाओं का परिशोधन करके ही परिवर्तन कर सकेगा। यानी कि जब राष्ट्रपति को किसी अनुसूचित क्षेत्र में परिवर्तन करना है तो वो उसकी सीमा में ही परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, उसमें क्या है, विस्तार नहीं कर सकता। विस्तार राज्यपाल की परामर्श से ही किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। राष्ट्रपति किसी राज्य की सीमाओं के किसी परिवर्तन या संघ में किसी नए राज्य के प्रवेश पर या नए राज्य की स्थापना पर ऐसे किसी भी क्षेत्र को जो पहले किसी, याद रखो, पहले किसी राज्य में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, यानी कि ऐसा क्षेत्र जो पहले से किसी राज्य क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है, अगर उसे अनुसूचित क्षेत्र का दर्जा प्रदान करना है तो भी भारत के राष्ट्रपति उसे अनुसूचित क्षेत्र का दर्जा प्रदान करेंगे। यहाँ हमें ध्यान देने योग्य है किसी राज्य की सीमाओं के किसी परिवर्तन पर। मान लीजिए हमने राजस्थान का कुछ हिस्सा एमपी को दिया, अब वो परिवर्तन हो गया,
दो राज्यों के मध्य, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को अधिकार होगा कि उस क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र का दर्जा प्रदान करना या नहीं करना, यह उसके अधिकार क्षेत्र की बात है। उस समय राष्ट्रपति में से परामर्श करने की आवश्यकता, उस राज्यपाल से परामर्श करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज, संघ में किसी नए राज्य के प्रवेश पर, संघ में किसी नए राज्य के प्रवेश पर, इसका अर्थ यह है दोस्तों, वर्तमान समय में जो भारत की मुख्य भूमि है इसको छोड़कर अन्य कोई क्षेत्र, मान लीजिए भारत के द्वारा युद्ध में कोई क्षेत्र जीता गया, या दूसरा हम बात करें कल को म्यांमार हमारा जो पड़ोसी देश है, या हम कहें भूटान जो हमारे, जिसके साथ हमारे काफ़ी प्रगाढ़ संबंध वर्तमान में है, भूटान कहता है कि मैं चाइना से परेशान हूं और मैं भारत में सम्मिलित होना चाहता हूं। तो जब भूटान एक राष्ट्र है, वो जब भारत में सम्मिलित होगा, एक राज्य के रूप में उसे शामिल किया जाएगा, एक राज्य के रूप में उसे दर्जा प्रदान किया जाएगा। तब उसके किसी क्षेत्र को, मान लीजिए हमें अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना है, तो ये सीधे किसके अधिकार क्षेत्र में आएगा, ये राज्यपाल, ये राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में आएगा। उस समय वहां के राज्यपाल से परामर्श करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र या उसका कोई क्षेत्र घोषित कर सकेगा। ठीक है, अब इसके बाद में अगला अपना सबसे इंपॉर्टेंट भाग जो बचता है, भाग ग, अनुसूची का संशोधन। यानी कि अनुसूची 5 में जो हम यहां संशोधन करेंगे वो किस प्रकार से होगा, इसका उल्लेख किया गया है। तो यहां सीधे से बताया गया है कि अनुसूची 5 में, अनुसूची 5 में संसद द्वारा संशोधन किया जाएगा। किसके द्वारा? संसद द्वारा संशोधन किया जाएगा। देखो दोस्तों, यहां साफ साफ लिखा गया है कि संसद अनुसूची 5 में किसी भी प्रकार का संशोधन कर सकती है, किसी भी एक्ट को समाप्त कर सकती है, कुछ नए प्रावधान जोड़ सकती है, उनमें परिवर्तन कर सकती है। ये सभी बातें यहां बताई गई हैं। तो ये हमारा 7वां जो पॉइंट है उसका पहला पॉइंट हो गया। लेकिन 7वां पॉइंट जो अनुसूची में संशोधन है उसका दूसरा पॉइंट क्या कहता है? वो ये कहता है कि अनुसूची 5 में अनुसूची 5 में जो भी संशोधन होगा, अनुसूची 5 में भारतीय संसद द्वारा जिस भी प्रकार का संशोधन किया जाएगा वो संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में वर्णित है उसके अनुसार नहीं समझा जाएगा, उसके अनुसार नहीं किया जाएगा। यानी कि भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है उसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 20 संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में किया गया है और इस प्रक्रिया का हमने जो है दक्षिण अफ्रीका से ग्रहण किया था। संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया हमने कहां से ग्रहण की? दक्षिण अफ्रीका से हमने इसको ग्रहण किया था। लेकिन यहां कह दिया कि जो प्रक्रिया संशोधन करने की संविधान में अनुच्छेद 368 में बताई गई है उसका अनुसरण नहीं होगा। तो मैंने आपको अभी पिछले ही क्लास में मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद 368 के आधार पर 2 प्रकार से संशोधन होता है। पहला विशेष बहुमत। विशेष बहुमत का मतलब सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, साथ ही उस सदन में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 बहुमत। पहला तो ये। दूसरा विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन। तो मैंने आपको ये 2 प्रक्रियाओं का उल्लेख किया था। इसका मतलब ये हो गया कि तीसरा जो प्रकार मैंने आपको बताया यानी कि साधारण बहुमत द्वारा अनुसूची 5 में जो संशोधन किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाएगा? साधारण संविधान संशोधन के द्वारा। हम कह सकते हैं इसके द्वारा ये होगा। अब साधारण संविधान संशोधन की यदि हम बात करें तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा यह है कि जिस सदन में यह प्रस्ताव जाएगा उस सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, कुल सदस्य संख्या का बहुमत। तो यहां पे थोड़ा सा आपको यहां समझने का प्रयास करना है। कुल सदस्य संख्या, मान लीजिए लोकसभा में गया, वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है, तो 545 का बहुमत 273 हो जाएगा। इसी प्रकार हम अगर ये प्रस्ताव राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा की वर्तमान में कुल सदस्य संख्या जो है हमारी कितनी है? 245। 245 का यदि हम 50% प्लस करें तो आपका यहाँ पर जो निकल कर आएगा लगभग 123।
यानी कि 123 सदस्यों के द्वारा बहुमत आवश्यक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास काफ़ी समझ में आई होगी। जाते जाते मैं आपको बता जाता हूं कि अनुसूची 5 में कौन से राज्यों को शामिल किया गया है, उसके बारे में हम 2 मिनट आपको डायग्राम के माध्यम से मैं बता देता हूं। हालांकि मैंने आपको पहले इस बारे में अवगत करा दिया है, लेकिन फिर भी आप इसको निश्चित तौर पे मान के चले कि यहाँ से आपके एग्ज़ाम में एक सवाल पीसीएस, यूपीएससी या हम बात करें फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड, ऐसे एग्जाम्स में यहाँ से अक्सर सवाल पूछा जाता है। तो मैं आपको, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में इंडिया का कहा था, मैप बनाना है हमें थोड़ा सा, और इस प्रकार से हम बात करें देखो ये हमारा इंडिया है। पर्टिकुलर क्षेत्र अगर आपको देखें तो सीधा सा आपको इतना ध्यान रखना है, इस क्षेत्र से लेकर इस क्षेत्र के बीच में जितने भी हमारे अनुसूचित 5 के क्षेत्र हैं वो सारे इसमें हैं। एक सिर्फ हमारा जो हिमाचल प्रदेश है वो यहां पर है। कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। तो सबसे पहला सवाल तो हमसे ये पूछ लेगा कितने अनुसूचित क्षेत्र हैं? अनुसूची 5 में टोटल 10 हैं। पहला कौन सा हो गया? हिमाचल। इसके बाद में अगला कौन सा हो गया? राजस्थान। इसके बाद में राजस्थान के नीचे कौन सा है? गुजरात। इधर कौन सा है नीचे? महाराष्ट्र। नीचे कौन सा आ गया? महाराष्ट्र। अब राजस्थान से इधर हम अपन चलते हैं तो क्या आता है? एमपी। एमपी के बाद में छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाद में यहाँ क्या आता है? उड़ीसा। तो 4 आपके स्टेट ये हो गए, और इसके ऊपर कौन सा आता है? झारखंड। कौन सा है यहाँ पर? झारखंड, छत्तीसगढ़ के ऊपर। ठीक है। इसी के साथ यहां नीचे कौन सा आता है? इधर आता है आपका आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश से अलग होकर अभी कौन सा बना है? तेलंगाना। अब आप काउंट कर सकते हैं, पर्टिकुलर भारत के मध्य क्षेत्र में आपके अधिकांश अनुसूचित क्षेत्र पाए जाते हैं। तो आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल आपके सामने 10 अनुसूचित क्षेत्र हो गए। देखिए दोस्तों, पूरा स्टेट अनुसूचित क्षेत्र नहीं होता है। पूरे स्टेट का कोई पर्टिकुलर भाग, जिस क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं, जहां का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, उस क्षेत्र के लोग समाज की मुख्य धारा से अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, ऐसे ही क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र भारत के राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया जाता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं आज की क्लास का समापन करता हूं। आगामी कक्षा में एक नए विषय के साथ, एक नए टॉपिक के साथ पुनः आपसे मिलेंगे। ठीक है दोस्तों।